मौर्य काल के इतिहास का वह बृहद शिलालेख जो समस्त अशोक के समस्त काल का और उसके समस्त गुणों का, समस्त अच्छाइयों का, समस्त व्यवसायों का करीब करीब वर्णन कर देता है, वह है मेजर ऑफ एडिक्ट 13, बृहद शिलालेख 13। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ऊपर ही स्टार का चिन्ह लगा लो इस पर। और जनरली कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्रायः यह ना पूछे, तो इस तरीके से अशोक के शिलालेखों में और कोई पूछे या ना पूछे, मेजर ऑफ एडिक्ट 13 जरूर पूछता है। कहता है कि यह प्रियदर्शी का छोटा मोटा इतिहास ही है। 1 नंबर का क्वेश्चन यही पे पूछता है कि अशोक को किस नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी किस राजा के लिए इस्तेमाल किया गया है? कहता है एकमात्र अभिलेख जिसमें कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व जो शासन के 8वें वर्ष में, इसलिए तिथि निर्धारण में मददगार, माने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध जो होता है 261 ईस्वी पूर्व में, यह अशोक के समय का तिथि निर्धारण करने में काफ़ी मदद करता है। धम्म की सफलता, यून, कंबोज, गंधार, ये तीनों नॉर्थ वेस्ट की जनजातियां हैं बच्चे, याद रखेंगे हम लोग। यून, कंबोज और गंधार ये कहाँ पे हैं? भारत के उत्तर और पश्चिम में। उसी प्रकार मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सीमा पर 2 जनजातियां हैं। कौन कौन? भोज तथा राष्ट्रीय। याद रखेंगे किस राज्य में, किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति अशोक के समय में बसी हुई है, ये पूछता है सिविल सर्विसेज में। आगे पूछता है कि पुलिंग, मोती तथा सवर ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा गंधार नॉर्थ वेस्ट में ये बसे हुए हैं। पुलिंग, मोती, सवर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा गंधार। गंधार कहाँ है जी? उत्तर पश्चिम में, अफगानिस्तान के आसपास में। हाँ, तो इस तरीके से समझ लो। नेक्स्ट इसमें से भोज, राष्ट्रीय या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर ऊपर भी लिख चुके हैं। पुलिंग, मोतीव, सवर ये 2 बार हो गया है बच्चे, इसलिए इसमें एक ही बार लिखोगे तुम लोग। वही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा सीमा पर बसी अर्ध सभ्य जातियाँ भी है। माने और कहाँ बस रहे ये? माने उड़ीसा सीमा पर भी, माने अर्ध सभ्य जातियाँ। सभ्य माने सिविलाइज हो गया, ये आधा सभ्य है, माने समझो कि। आगे नेक्स्ट एक आंध्र, पेतनी, यह उड़ीसा आंध्र प्रदेश सीमा पर ये बसे हुए जनजाति है। और इस तरीके से मैंने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बाद हम जानते हैं कि उड़ीसा की बॉर्डर शुरू हो जा रहा है। इसके बॉर्डर पर ये 8वीं जनजाति, ये वन्य जनजाति है। आटहल क्षेत्र माने राजमहल, छोटा नागपुर पहाड़ी, जबलपुर की ये जनजातियाँ हैं। में होने की चर्चा है, माने समझ लो कि अशोक के समय में भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, किधर किधर बसी हुई है, ये सब के क्षेत्र को निर्धारित कर देता है कौन? बृहद शिलालेख 13। तो इस तरीके से इसलिए कहता है इसमें, इसलिए साम्राज्य निर्धारण में मेजर ऑफ एडिक्ट 2 और 5 की तरफ ये भी मददगार है। माने समझो कि मेजर ऑफ एडिक्ट 2 में, 5 में और दक्षिण के 3 पड़ोसी चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी का जिक्र है इसमें। मेजर एडिक्ट 2 और 5 में ये पड़ोसी थे। पहले देख लो तो बढ़िया समझो, बृहद शिलालेख 2 और 5 में चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी ये तीनों के तीनों क्या थे? पड़ोसी थे। इसमें नॉर्थ वेस्ट के 5 पड़ोसी की चर्चा है और बताया गया है कि 600 योजन माने 1500 मील दूर बसने की ये है। माने समझो कि इसमें ये भी बताता है कि अशोक के शासनकाल में 600 योजन दूर माने 1500 मील दूर पर उसके और भी पड़ोसी थे। कौन कौन पड़ोसी थे? उसके समकालीन कौन थे? इसे हम याद रखेंगे। इसमें अंतियोक, ये अंतियोक का माने समझ लो कि तुलना किससे की गई है? एंटियोकस थियोस द्वितीय से। अंतियोक किसको बोला गया है? एंटियोकस थियोस द्वितीय। कहाँ का शासक है? सीरिया का। दूसरा है तुर्मय का मतलब टॉलेमी फिलाडेल्फस द्वितीय या मिस्र का शासक है। ऊपर से नीचे की तरफ लिखना तुम लोग, इसमें एक ही लाइन में लिख दिया गया है। तुम लिखो तुर्मय किसको बोला गया है? टॉलेमी फिलाडेल्फस द्वितीय को।
फिलाडेल्फस द्वितीय जो मिस्र का शासक है। तीसरा हो गया अंतकीन। अंतकीन किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? एंटिगोनस गोनाटस, यह मैसेडोनिया का शासक है। अगला है मगस। मेगास्थीओस के लिए इस्तेमाल किया गया है मगस, जो सेरिन कोरिंथ का शासक है। अगला शब्द है अलीक सुंदर, यह अलेक्जेंडर के लिए आया है, जो एपिरस का यूनानी शासक है। इसमें बेहद संबंध की चर्चा करता है। मेजर ऑफ एडिक्ट 2 में केवल एक अंत्योक की चर्चा की गई, लेकिन इसमें 1 और 2 नहीं करी, इसमें देख लो 5-7 की चर्चा हो गई है। ठीक है बच्चे, कहते हैं कि नाभि यानी नाभ भक्ति का उल्लेख इसमें है। धम्म की सफलता की दावा सभी पड़ोसी राज्यों में करता है। तिथि निर्धारण और साम्राज्य विस्तार निर्धारण में सहायक। यही शिलालेख विरल शिलालेख 13 है, जिसमें बताता है कि हमारे जो भी धम्म है, जो हमारे नियम हैं, हमारी अच्छाइयाँ हैं, हमारे सभी पड़ोसी देशों में भी लागू कर दी गई है। उसके हमारे राज्य में ये चर्चा तो है ही, साथ साथ उसके आसपास पड़ोस में भी लोग धीरे धीरे धम्म की चर्चा करना शुरू कर दिया और उसको मानना शुरू कर दिया। इसलिए अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध की चर्चा करने वाला अगर शिलालेख है तो कौन है? बृहद शिलालेख 13। याद रखेंगे, कलिंग युद्ध की चर्चा सिर्फ एक ही शिलालेख में हुआ है। किसमें? बृहद शिलालेख 13। और उसी में पता चलता है कि भारत और भारत के आसपास क्षेत्र में, माने अशोक के शासन का और उसके आसपास पड़ोस के क्षेत्रों में कौन कौन जातियाँ, कौन सी जनजातियाँ और कौन कौन से राजा उसके अगल बगल में सब है, ये सब की चर्चा इसमें की गई है। तो इस तरीके से नाभिक माने केंद्र का, माने सेंटर उसका कहाँ है, समझे ना। और उस सेंटर से जुड़े हुए चारों तरफ की पंक्ति में अलग अलग साइड में जब हम जाते हैं तो कौन कौन मिलते हैं, ये सब की चर्चा इसमें की गई है। इसलिए साम्राज्य विस्तार में काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस समय बता दूँ, मेजर ऑफ एडिक्ट 13 अगर नहीं याद किए तो अशोक की काल में तुमने कुछ भी याद नहीं किया। कलिंग युद्ध की चर्चा काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज तक में। और अगर इसमें से जनजातियाँ कौन कौन, कहाँ कहाँ और उस समय समकालीन शासक किधर किधर हैं, ये पूछता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। तब तुम्हें सोचना है कि तुम कौन सा एग्जाम दे रहे हो और किसको ठीक तरीके से समझ रहे हो और उसे याद कर रहे हो। ये हमारा समाप्त हुआ मेजर ऑफ एडिक्ट 13।